हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 फरवरी का सोशल साइंस। आज हमारा है डे 4। आज हमारा डे 4 का है, हम सोशल साइंस कंप्लीट करेंगे। हम इसको 3 फरवरी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कॉमेंट भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पहला कथन है, आखेट और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। देखो, जो आखेट और खाद्य संग्राहक लोग थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तो घूमते थे क्योंकि किसी एक इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधन का खत्म होना संभव था। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आखेट और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। यह दोनों कथन सत्य है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के कारण क्या क्या मतलब ये लोग घूमते थे, क्यों, किस लिए घूमते थे। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहे तो आसपास के पौधे फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। मतलब देखो, एक जगह अगर ये रहेंगे तो वहाँ का पौधे फल वगैरह सब खा लेंगे, जानवर वगैरह को भी खा के समाप्त कर देंगे, तो इन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार, चारा आदि के लिए दूसरी जगह पे के लिए जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते रहते थे। चौथा कारण ये है कि पानी, मतलब पानी, कुछ नदियों झीलों झरने पानी कभी कभी नहीं सूखता था, कुछ सूख जाता था। सूखने वाली नदियां जैसे झीलों के किनारे रहने वाले लोगों के पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। मतलब जैसे जो लोग जहाँ पे रहते थे नदियां सूख जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर का, वो है ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासी सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखाने पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में वर्णित है। और अर्थशास्त्र लिखा किसने है, तो इसको लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा है। ये किसने लिखा है, तो चाणक्य ने। देखो, बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट पुस्तक देखते हैं क्योंकि पुस्तक से आता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। राजतरंगी के कलहड़, अर्थशास्त्र के चाणक्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, कुमार संभव के कालिदास। फिर से देख लीजिएगा, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं, राजतरंगी के कलहड़ हैं, अर्थशास्त्र के चाणक्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, कुमार संभव के ये है कालिदास है। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया हुआ है, उसमें विचार करना। पहला कथन है, 7वीं शताब्दी से के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। ये सही एकदम। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम पे बहुत सारा हीरा जवाहरात जो थे उसका प्रयोग होता था, सोना चांदी और बहुत सी मतलब कि महंगे महंगे चीजों का यूज होता था। तो ये दोनों सही है, मतलब ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कथन एक कथन दो दोनों सही है और कथन एक तथा कथन दो मतलब सही व्याख्या है। 7वीं शताब्दी के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। यह दोनों कथन सही है। कथन एक कथन दो दोनों सही। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदार और प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की और खुद को महान सामंत घोषित किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। विभिन्न शासकों के बीच सत्ता के लिए हमेशा युद्ध होता रहता था। सही या गलत विवादों को युद्ध में मतलब इस युद्ध के द्वारा सुलझाया जाता था। कि मतलब जो युद्ध में कभी कभी जो मतलब कि छोटे छोटे राजा थे वो युद्ध को जीत जाते थे तो उस जगह पे कब्जा कर लेते थे। अगला क्वेश्चन है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदित मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किस कहाँ के, वृंदावन और गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल। बिल्कुल, मतलब ऊंची भीतरी और छत में प्रतिच्छेद मेहराबों वाली वास्तुकला की शैली क्या है, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी का महल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण
निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था। फिर से याद रखिए, वृंदावन के गोविंद देव का मंदिर का निर्माण 1590 में किसने करवाया था? आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर, देखो ये भी याद रखना, राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तलरिम्बा में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसको पूरा किसने करवाया था? तो उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में कई मतलब कि राजनीतिक बदलाव आ गए थे। देखो कौन कौन से राजनीतिक बदलाव आ गए थे। बड़े भूस्वामी, मतलब बड़े भूस्वामी जो थे योद्धा सरकार मतलब सरदार राजा बन सकते थे। मतलब जो बड़े भूस्वामी थे वो क्या होते थे? योद्धा भी बन जाते थे, सरदार और राजा भी बन सकते थे। और दूसरा जो है, ब्राह्मणों ने अपना परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। मतलब कि ब्राह्मण जो थे सिर्फ पूजा पाठ यज्ञ जो करवाते थे उसको छोड़ के उन्होंने क्या किया? शस्त्र को उठा लिया। तो ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 7वीं सदी के बारे में हम लोग देखते हैं। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। कई शासकों ने मतलब जो प्रस्तुतियां होती थी उसमें अपनी उपलब्धियों का बखान किया। मतलब कि अभिलेख वगैरह हो गए, उसमें अपनी उपलब्धि का मतलब हमने कैसे युद्ध जीता, क्या क्या प्रयोग किया, इस सब का। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 18वीं शताब्दी के बारे में दिया है। अगला है 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए और जब व्यापारी और कारीगर यूरोप कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ये तो सही है। ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ जो अंग्रेज थे ना वही रहते थे। तो ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर जिसमें बी गलत होगा वही होगा। देखो इसमें ओनली ए सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिर्फ ओनली ए सही है। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यह कथन सत्य है, लेकिन ब्लैक टाउन्स देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो केवल कहाँ पे रहते थे? सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। अतः यह कथन असत्य है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी में गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से थी। मतलब 18वीं सदी जब चल रहा था तब तो गुलामी जो थी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से थी। राजपूत, खत्री, कायस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू में काम के लिए रखते थे। राजपूत या खत्रिय या फिर कायस्थ लोग जो थे वो दास के रूप में किसको रखते थे? महिलाओं को काम करने के लिए। 18वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी ना वो स्थिर नहीं थी, वो प्रभावित थे। समान रूप से समाज ने अपनी अधिकांश परंपराओं को बरकरार रखा, लेकिन समाज में कई बदलावों को प्रेरित किया गया। मतलब कि बदलाव तो रखा गया, लेकिन समाज में कई चीजों को प्रेरित किया गया कि अब बदलते जाएंगे और बाकी उन्होंने अपने परंपराओं को तो रखा ही। सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश गरीब थे। मतलब कि देखो हमेशा की बात है, जो गरीब होते हैं ना वो हमेशा सफर करते हैं, हमेशा की बात है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ ही, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला दिया है 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नहीं, ये गलत है। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। ये तो सही है। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार था। बिल्कुल, जमींदार जो थे ना वो किसानों से लगान वसूल करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बी और इसमें सी बस सही है। औपनिवेशिक भारत के बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। इसके तहत राजा और तालुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किए। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया था, जिन्हें रैयत कहा जाता था। इस प्रकार बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के नाम से जाना लगा। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो थे वो बंदोबस्त अधिनियम 1793 के मध्य पेश किया गया था। तो इसमें ए तो गलत था,
था, बी और सी सही था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बिल्कुल ये तो सही है। वह एक अंग्रेजी शासक थे, नहीं यही गलत है। जिसमें सेकंड दिखेगा वो कट कर देना है आपको, ये भी कट हो गया। और वो जो थे वो क्या थे, वो एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब हाँ, कंपनी ने क्या किया था, उनको क्या किया, वो कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था, तो ये भी सही है। उन्होंने बंगाल बिहार के जिलों में देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी, बस क्या दूसरा गलत था, क्योंकि वो अंग्रेजी शासक थोड़ी थे। इनके बारे में देखते हैं। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, और उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा स्कूलों में रिपोर्ट बनाने के लिए किया। यह तीनों कथन सत्य है। एडम एक शिक्षाविद थे, विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। एडम का मानना था कि शिक्षा के द्वारा भी ही किसी समाज का विकास किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट जो जुलाई 1835 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल के प्रांत के स्कूल संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किया था, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आता है। मैं जितनी भी पेपर कराई अभी तक 3, मैं आपको बताई हूँ कि हमेशा मतलब मिलाने के लिए आएगा। देखो, राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ए का कहाँ पे है, आईवी, ए का आईवी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये हमारा थर्ड हो गया। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, विधवा गृह किया था, मतलब विधवा गृह की स्थापना किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, लड़कियों के लिए स्कूल कानून बनवाए थे, तो ये हो गया सेकेंड नंबर का। अब जहाँ पे हमें देखो, हमें कैसे इसको चेक करना है, इसका राइट आंसर हमने वहां तो देख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने। लड़कियों के लिए स्कूल किसने बनवाया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, आचार्य केशव चंद्र सेन। फिर से याद रखिए, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, आचार्य केशव चंद्र ने। बेलूर मठ की ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हो। और विश्व भारती को ही अब मतलब विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में किस प्रकार से थी। मतलब ये क्या करते थे, पश्चिमी विचारों का हवाला देना, मतलब ये क्या करते थे, पश्चिमी विचारों का जो था वो हवाला देते थे। सेकंड था मतलब कि समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक वाक्यों को ढूंढना। देखो, सी तो सही है और ए भी सही है, लेकिन बी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें सिर्फ ए और सी सही है। पश्चिमी विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी। 1820 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के हुगली जिले के वीरसिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं सदी में उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श मिले हैं। क्या मिले, पश्चिमी और भारतीय दोनों आदर्श मिले हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी विचारों का हवाला दिया था, और सेकंड थिंग क्या किया था, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढा था। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का क्या हिस्सा था। देखो, इसमें ध्यान से देखना, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन थे। मतलब खेड़ा जो था वो कहाँ पे था, खेड़ा जो था गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, ये तो सही है। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, पंजाब के जो घूसखोर थे उनके खिलाफ क्या था, अकाली आंदोलन, नहीं ये तो नहीं था, क्योंकि ये किसानों के लिए था ना। गुजरात में नमक सत्याग्रह, भाई गुजरात में नमक सत्याग्रह, गुजरात में जो था वो नमक सत्याग्रह थोड़ी था। गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, हाँ गुजरात में जो था वो नमक सत्याग्रह था। गुजरात में जो था नमक सत्याग्रह था। और इनफैक्ट आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो वो बिहार में किए थे। पहला और तीसरा तो सही है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजाति द्वारा वन सत्याग्रह।
आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला जो था उसमें गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, बाद में फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। और ये भी याद रखिएगा, चौरा चौरी का घटना कब हुआ था? 1922 में, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। खेड़ा गुजरात के पट्टीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के करीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के ही हिस्सा थे। ये खेड़ा में मैंने आपको एक बार बता दिया था कि गुजरात में नमक सत्याग्रह नहीं था। हाँ, गुजरात में नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत में किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? पहले तो याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्जन, उसने ही किया था बंगाल विभाजन। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? ये लोग क्या किए? स्वदेशी आंदोलन को भारत में चलाए कि अब हम मतलब कि जो हमारा स्वदेशी चीज होगा उसका यूज करेंगे। जो बाहर के लोग आएंगे मतलब विदेशी चीजें हम लोग बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, उस सामान वगैरह नहीं खरीदेंगे। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। कहाँ पे हुआ था ये वंदे मातरम वाला? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में बनाया गया था वंदे मातरम के नाम से? तो आंध्र प्रदेश में। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है। यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हुआ था। जब दिल्ली दरबार हुआ था तब यह समाप्त हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। क्या किया था सरकार ने? देखो 1950 में सरकार ने, जब हमारा भारत देखो 1947 में लागू हुआ मतलब कि आज़ाद हुआ, तो 1950 में सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीति बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन आपसे पूछेगा तो 1950 बताना है, और बाद में बदल किसमें गया? नीति आयोग में। नीति आयोग का 1914 में हुआ था, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। ये तो गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिर्फ ए सही है और बी गलत है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सरकारी योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल बनाया। इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री का रिपोर्ट करता था, उसका गठन 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, मतलब अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी भारी उद्योग के विकास पर जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण पर भी देना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ज्योतिराव फुले पर कौन सा कथन सही है? देखो निम्नलिखित में ज्योतिराव फुले जो थे उनके कथन बारे में पूछा है, कौन सा सही है? फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। फुले जो थे वो कहाँ पे पढ़ाई किए थे? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पे की थी? फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ होने के दावा पर खुलकर हमला किया। बिल्कुल, इन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग यही किए थे, और उन्होंने मतलब ये किया कि जो जितने भी कास्ट के लोग हैं सब बड़े छोटे नहीं होते, सब बराबर, यही मानते थे। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। उन्होंने ये भी कहा था, वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी होगा। ई जो है इसका देखते हैं। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद, नहीं ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में नहीं, अमेरिका के बारे में लिखे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा ए बी सी डी। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फुले ने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ होने के दावा पर खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवाद के आलोचक थे। दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उनके द्वारा ही किया गया था। ज्योतिराव फुले गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक थी, और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, देखो एक रोल प्ले। एक नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में वो कौन से ग्रह? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिनका मतलब कि वजन वगैरह सब, कद वगैरह सब बराबर है, और उनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है? अब तो आपको याद होगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने पढ़ा है। तो पृथ्वी जो है ना,
पृथ्वी को और शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा गया है, और पृथ्वी और शुक्र का सेज मतलब साइज और शेप जो है ना, वो एक साइज का है। जब एक रोल प्ले में मतलब बताया गया, तो ये तो बात हो रही थी ना सिर्फ शुक्र ग्रह की और पृथ्वी की। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले हम देखो घटते क्रम में देखना है हमें। बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बुध अर्थात सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है जो है वो बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, जिसमें ए बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों ओर के समय का अंतर ठीक 12 घंटे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका राइट आंसर ए बी दोनों था। अगला क्वेश्चन है, यदि 60 डिग्री देखो, अगर 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो ग्रीन बीच पर कितना समय होगा? तो ग्रीन बीच पे देखो, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आता है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे बराबर 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, जिसका अर्थ हुआ वह 15 मतलब कि जिसका यह अर्थ हुआ कि 15 डिग्री प्रति 4 मिनट में घूमती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न 60 डिग्री, मतलब देखो 60 डिग्री में दिया गया है, तो ये एक घंटे में मतलब जो 1 घंटा में कितना डिग्री घूम रही है, तो 15 डिग्री घूम रही है, तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट, अब इसमें हमें कितना बज रहा है? अभी 60 दिया ही है, तो हमें इसका 4 निकालना है। इससे जब हम क्या करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 240 मिनट आएगा। 1 सेकेंड, 240 मिनट आएगा, 240 मिनट आया, 240 मिनट पीछे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर को घंटा में कैसे, मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे? तो 240 मिनट बटे 60, तो कितना हुआ? 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग काट दिए। 6 का टेबल पढ़िए तो कितना हुआ? 6 दूना 12, 6 त्रिक 8, 6 चौक 24, 4 टाइम 4 टाइम गया, तो 4 घंटा। 4 घंटा हमें आगे लगाना। 4 घंटा आगे लगाएंगे तो 10 था, 11, 12, 1, 2, तो 2 बज रहा है दोपहर का, तो इसका राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, अगर आप अक्षांश पर हैं तो आप मतलब आप 0 डिग्री अक्षांश पर है तो आप कहाँ पे खड़े होंगे? उत्तरी ध्रुव, मकर, नहीं, ये देखो हमारा इक्वेटर लाइन यही है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। तो यह विषुवत रेखा की तो बात हो रही है इक्वेटर की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर है तो विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। यह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर दक्षिण गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटता है, विषुवत वृत्त कहलाता है। यह पृथ्वी पर स्थित है, यह अपने पृथ्वी पर स्थित, जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। फिर से याद रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर मतलब जो होता है दिन और रात, उसको बराबर होता है। ये विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, ये हमारा मकर रेखा हो गया दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया, हमारा उत्तर ध्रुव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ लेता है वृत्त से। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल, देखो इन प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इसमें से 2 दिया हुआ है, एक वायुमंडल दिया है, जैवमंडल। अब कौन सा बचा हुआ है? तो हमारा जल मंडल और स्थल मंडल ही तो बचा हुआ है। वायुमंडल जैवमंडल दिया है, तो जल मंडल और स्थल मंडल बचा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? कौन सही है इसके बारे में पूछ रहा है। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, बिल्कुल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अगला जो है हमारा, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय पे अपनी पत्तियां गिराते हैं, यहाँ ये भी सही है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जो वृक्ष हैं सागौन, शीशम, नहीं है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भी सही है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागर पर पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, अभी हमने देखा, और ये समय समय पर अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। वर्षावन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह से संबंधित है। अगला हम देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन।
21 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा सही है। यह नील नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है, मतलब ये दे रहा है कि नील नदी जो है इस प्रदेश से होकर गुजरती है, नहीं ये गलत है। यहाँ का मौसम और दिन रात दोनों ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं, ये तो सही है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती, तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी सही है। यहाँ पे जो होगा देखो बी होगा, बी और सी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अमेजन बेसिन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या सही है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय जो है समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात का समय थोड़ा तापमान जो होता है थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च ही बनी रहती है। अमेजन बेसिन के लोग जो हैं टैपिकोआ, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा का या फिर सूर्यताप भी आपसे बोल सकता है, भिन्नता का निम्नलिखित में क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बिल्कुल, सूर्य की किरणों का नतिकोण, ये भी सही है, दिन की अवधि। तो इसका राइट आंसर ए बी सी, जिसमें तीनों सही होगा वही होगा। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि तीनों सत्य हैं। आतपन सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है पृथ्वी का पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान को मतलब ये क्या करता है, प्रभावित करता है। आतपन पर सौर विकिरण और जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। आतपन पर वह सौर विकिरण जो सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब के बारे में दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस पहला दिया, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती किंतु हमें इनका अनुभव नहीं होता। हाँ, वायु जो होती है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हमें इनका अनुभव नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब देखो आंधी वगैरह आती है तो हम जाते किसी और डायरेक्शन में, लेकिन जिस डायरेक्शन में आंधी बहती है उस डायरेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। और दूसरा है, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो इसका राइट आंसर ए बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर ए बी दोनों है तथा सही व्याख्या एक ही है, मतलब बी जो है वो सही व्याख्या है एक ही। अगला हम देखो, इसको किससे नापते हैं। वायु मीटर को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर या वायु दाबी कहते हैं, याद रखिएगा, बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। नहीं, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, ये तो सही है क्योंकि खनिज जो है हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है ना। तो ए गलत है, बी सही है। तो इसका राइट आंसर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर डी था। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है, यह कथन गलत है। तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, ये सही है। ये प्राकृतिक, देखो खनिज के बारे में याद रखना है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। कुछ खनिज संरचना में कठोर होते हैं जैसे हीरे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु अधातु, या फिर इसको धात्विक अधात्विक दोनों बोल सकते हैं। धात्विक वो हो गए जैसे सोना चांदी टीन तांबा, अधात्विक जैसे गैस ईंधन, मतलब प्राकृतिक गैस चीजें हो गई। रिक्त स्थान को भरिए। प्रेरी जो होता है, देखो प्रेरी जो है घास का मैदान है, चीतों का घर तो है नहीं। मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, बिल्कुल मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है प्रेरी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के प्रमुख कारण क्या है। देखो बढ़ता नगरीकरण, ये तो सही है। बेहतर होता जीवन स्तर, ये भी सही है, मतलब ये भी तो सही है, बेहतर होता जीवन स्तर, ये पहला भी सही है दूसरा भी सही है। अब हम तीसरा देखते हैं। सी नंबर है, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, नहीं ये तो गलत है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, डी भी सही। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी, सी जो है वो सही नहीं है। तो जिस ऑप्शन में सी होगा उसको हम कट कर देंगे तो हमें अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखो ए और बी डी ये तो सही, यही सही है। इसमें देखो इसमें क्या है, सी भी है, इसमें भी सी, तो ये कट हो गया। ये उपयुक्त सभी कह रहा है, ये भी कट हो गया। तो अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी का मुख्य कारण क्या है। बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण। अगला है 27 नंबर का सबसे उचित विकल्प। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्यों देती है। उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देती है,
नहीं। आधुनिक मूल्यों पर व्यवहार मतलब अभ्यास को विस्तार करती है, नहीं ये नहीं। वह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी एक छवि को बांधने का अर्थ क्या है। देखो कोई चीज हो गई, जैसे कोई भी चीज, एक नॉर्मल चीज हो गई, जैसे एक आप ले लीजिए, जैसे ये है हो गया गोला, इसको समझ लीजिए खाना है। तो यहाँ पे हम खाना जो देख रहे हैं, खाना हो गया, तो इसको हम लोग जानते हैं कि सिर्फ खाना जो है ये महिलाएं ही बनाती हैं, पुरुष सिर्फ खाते हैं और बाहर का काम करते हैं। तो हमने फिक्स कर लिया है ना, छवि बना लिया है कि महिलाएं जो है घर का काम करती हैं और पुरुष जो होते हैं बाहर का। तो ये क्या हुआ, हमने ये कौन सी धारणा हुई आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, जैसे कि हम महिला और पुरुष में अंतर करते हैं। किसी एक छवि को बांधने का अर्थ हुआ रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, जैसे भी हमने आपको समझाया। उदाहरण के लड़के लड़कियों में तुलना बहुत अधिक शैक्षणिक क्षमताएं होती है, रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, समानता के बारे में दिया है। समानता के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला दिया, समानता एक वास्तविक बने इसके लिए लोगों के संघर्ष, सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा कारण, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और यह स्वतः नहीं होगा, मतलब कि यह स्वतः नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। जो समानता का अर्थ यही हुआ ना कि सभी लोग समान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र वार्ड के सदस्य के भी नाम से जाना जाता है। देखो गांव में जो चुनाव होता है, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के भी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल इसका ये भी सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर मुखिया को चुनते हैं। हाँ देखो हम लोग वोट देते हैं तभी तो गांव में कोई प्रधान बनता है, जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी, मतलब ये तीनों सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, क्योंकि ये तीनों सही है। देखो पंचायती राज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्टार्ट हुआ था, राजस्थान के जो था, राजस्थान है उसके नागौर जिला में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित कथन दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री, देखो यही गलत कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट साहब वही करते हैं 12 सदस्यों का चुनाव। ये तो गलत हो गया। जहाँ ए गलत हो जाएगा, मतलब देखो जहाँ पे ए रहेगा उसको हमें पहले गलत कर देना है। तो ए देखो, ए ऑप्शन में गलत है, इसमें गलत है, इसमें, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, हमें हमारा आंसर मिल गया बी। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है, बिल्कुल। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों का रूप में कार्य करती है, ये भी सही। इसकी लोकसभा का द्वारा परिवर्तित नियमों को पुनरावृत्ति और परिवर्तन भूमिका होता है, इसका जो काम होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी सी डी होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की संसद, देखो भारत के 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्य प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। इसकी लोकसभा द्वारा परिवर्ती नियम, पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद मतलब कि रिटायर हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। वेतनभोगी कर्मचारी कौन होते हैं। वेतनभोगी कर्मचारी, जैसे इसमें जो हो गया जिनको वेतन मिलता है उसके बदले, तो इसमें कौन होता है, शिक्षक। तो सी का हमें आई भी मिल गया। अनियमित काम कौन करता है, अनियमित काम आप खुद जानते हो कौन करता है। तो अनियमित काम हो गया ना, जो अनियमित काम जो है वो करते हैं निर्माण मजदूर करते हैं। तो ये निर्माण मजदूर करते हैं, तो ये हमारा थर्ड हो गया। स्वरोजगार, फुटपाथ ठेला दुकानदार। हाँ भाई देखो, उसका खुद का रोजगार है ना, ये खुद का रोजगार है, कुछ भी कर रहा है लेकिन उसका खुद का है, तो ये उसका स्वरोजगार हो गया। और उसके बाद से बिना वेतन का मजदूर, तो गृहिणी, जो हमारी देखो माँ होती है ना, या फिर जो भी घर में होता है, कोई माँ नहीं, जो भी हुआ, तो वो क्या करते हैं ना, वही तो काम करती है बिना मतलब कि कोई भी चीज़ लिए, उनको थोड़ी ना हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कोई भी वो सुबह
टाइम से टिफिन खाना सब कुछ करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वेतनभोगी कर्मचारी शिक्षक हो गया, अनियमित काम निर्माण मजदूर, याद रखिएगा अनियमित काम निर्माण मजदूर, स्वरोजगार फुटपाथ ठेला दुकानदार, बिना बिना वेतन का मजदूर गृहिणी। अब यहाँ से जो है ना, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आगे का क्वेश्चन मैं दूसरे क्लास में करा दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।